आप लोग पढ़ रहे हैं स्टडी विद जायसवाल सर के साथ। आज हम डील करेंगे साउंड चैप्टर क्लास 9 पार्ट 2 प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन चाहिए। बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड को प्रोड्यूस करती है और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। साउंड जो ट्रैवल करती है, साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव दो टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल वेव होते हैं और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। हम बात करते हैं साउंड की प्रोडक्शन की, तो साउंड प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकते। जैसे कि हम बात करते हैं जो जिसमें सितार होते हैं, गिटार होते हैं, ये सब धागे की मदद से जो है सो वाइब्रेशन हम करते हैं और साउंड क्रिएट होता है। फ्लूट की बात करते हैं, बांसुरी की बात करते हैं, बांसुरी में हवा के माध्यम से हम इसे वाइब्रेट करते हैं। हम ड्रम की बात करते हैं, ड्रम में जो सो जो इस पे जो स्किन जो होते हैं ये इसे वाइब्रेट किया जाता है, इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन होती है और साउंड क्रिएट होता है। हम बात करते हैं तबला का, तबला में भी स्किनी होते हैं। बात करते हैं मंजीरा, जिसे झाल भी हम कहते हैं, इसमें भी वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी जब अप्लाई करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड नीड्स अ मीडियम मटेरियल टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मटेरियल की आवश्यकता होती है। विदाउट मटेरियल मीडियम साउंड कांट बी ट्रैवल। साउंड ट्रैवल कर सकता है सभी मीडियम में। सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करते हैं, लिक्विड में भी करते हैं और गैसियस स्टेट में भी करते हैं। मैंने आपको बताया कि साउंड जो ट्रैवल करते हैं वो वेव फॉर्म में करते हैं। उस वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव हमेशा जो ट्रैवल करेगी उसके लिए मीडियम मटेरियल चाहिए। बिना मीडियम मटेरियल का मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं करता है। जबकि जो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव में कोई भी मीडियम मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, नीड्स नहीं होता है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि लाइट की बात करते हैं, लाइट जो है सो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है और यही कारण है कि सन से आने वाली जो लाइट है तो हमारे अर्थ तक जो पहुंचती है, इस बीच अर्थ और सन के बीच बहुत ऐसे यूनिवर्स में स्पेस है जहां पर हवा भी नहीं है, यानी वैक्यूम है। तब पर भी ये लाइट वेव जो है सो हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। यानी कि लाइट जो है सो कौन सा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। लेकिन मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिसे चलने के लिए, जिसे प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, और जो स्टूडेंट हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 को देखें। पार्ट 2 भी के लिए जिन लोगों ने देख लिया है, तो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसे हो रही है, प्लीज़ कमेंट करें। समझ में आ रहा है प्लीज़ बताएं। द स्पीड ऑफ साउंड की हम बात करते हैं, तो साउंड की जो स्पीड होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो मीडियम मटेरियल कौन सी है, मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। साउंड की स्पीड एयर में जो होता है वो 344 मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में जो स्पीड होती है वो 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहे में, आयरन में की बात करते हैं हम, इसमें 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे कम स्पीड जो है सो गैस में होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है और सबसे फास्टेस्ट जो है सो सॉलिड में होता है। साउंड की स्पीड जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड की स्पीड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साउंड की स्पीड, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो साउंड की स्पीड भी कम होती है। साउंड की स्पीड जो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 344 मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी साउंड की स्पीड बढ़ते जाएगा।
ऐसे हम साउंड की स्पीड निकालने के लिए हम अंडर रूट गामा बाई पी बाई रो करते हैं, जहाँ गामा कांस्टेंट है एयर में, पी जो सो एयर की प्रेशर है और रो जो है सो इसकी एयर की डेंसिटी है। गामा का वैल्यू जो है सो 7/5 होता है। डेंसिटी, एयर की डेंसिटी जो है 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी साउंड की स्पीड जो है सो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर बढ़ते जाएगी वैसे वैसे साउंड की स्पीड एयर में बढ़ेगा। साउंड की स्पीड अगर निकालना हो आपको तो आप निकाल सकते हैं टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। एक फार्मूला हम दे रहे हैं आपको, 332 ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं ये स्पीड। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्लस करेंगे 0.61 इंटू टेम्परेचर मान लो 25 होगा तो 25 हम टी की जगह डालेंगे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड जो है सो कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, तो ये आएगा आपका। ये जो हम बता रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेल्सियस को अप्रॉक्स मानते हैं। आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। साउंड की स्पीड जो है सो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड भी जो है सो इंक्रीज करता है। ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साउंड की स्पीड जो है सो ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे हम तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर बात करते हैं हम ड्राई एयर की बात करते हैं, ड्राई एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है और ड्राई एयर में जो है सो ह्यूमिडिटी कम होने के कारण इसकी स्पीड जो है सो भी कम होगी। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे, जैसे कि सपोज करो कि ड्राई एयर की बात हम करते हैं तो ड्राई एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करते हैं हम तो आपका ऑक्सीजन का 32 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है। जबकि वाटर की बात करते हैं तो वाटर अगर हम उसमें मिक्स कर देते हैं तो वाटर का जो 1 मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 है। तो अब उसे हटा करके 18 वाले को हम डाल देते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया 32 होता है ऑक्सीजन का और 28 नाइट्रोजन के होते हैं। अगर इसे रिमूव करके वाटर हम डाल देते हैं तो इसकी डेंसिटी कम जाएगी और जिस चीज़ की डेंसिटी कम जाएगी उसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि ह्यूमिडिटी हम बढ़ाने पे क्या होगा, साउंड की स्पीड ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी को हम कम करेंगे तो साउंड की स्पीड भी कम होगी। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे करता है। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का सोनिक बूम। हम बात करते हैं सोनिक बूम क्या होता है। ध्यान दें, सोनिक बूम का अर्थ ये होता है, देखिए साउंड की स्पीड से बहुत ऐसे एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, बहुत ऐसी एयरक्राफ्ट बन चुकी है जो साउंड की स्पीड से भी अधिक स्पीड से चल सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से अधिक स्पीड से चलता है उसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। उस स्पीड को कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और उस स्पीड के कारण वो जो सुपरसोनिक स्पीड क्रिएट करने से जो इफेक्ट आता है, जो साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड को हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट जब चलेगी तो ये साउंड जो क्रिएट करेगा उसे हम सोनिक बूम कहेंगे। बुलेट की साउंड जो होगी उसे हम सोनिक बूम कहेंगे, क्योंकि ये सभी जो है सो एयर की साउंड की स्पीड से अधिक स्पीड से ट्रेवल करता है। ये सब मुझे आशा है कि आप लोग क्लियर हो पा रहे हैं। सोनिक बूम साउंड जो है उसमें बहुत अधिक एनर्जी, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि साउंड को क्रिएट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक हम एनर्जी यूज करेंगे उतना ही अधिक वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पर स्पीड अधिक है, साउंड की स्पीड से अधिक स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो निश्चित रूप से ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, और अधिक एनर्जी रिलीज करेगा वो तो साउंड भी जो सो बहुत ज़्यादा लाउडनेस क्रिएट करेगा। और ये जो लाउडनेस जो स्पीड बढ़ने के कारण जो ये जो लाउडनेस जो इफेक्ट जो आ रहा है, इसी चीज़ों को हम कहते हैं सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हम बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है लाइट में, कि लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। वैसे साउंड की भी रिफ्लेक्शन होता है। जब भी कोई साउंड जो है सो अगर हम बोल रहे हैं तो अगर कोई हार्ड सरफेस से अगर टकराता है साउंड, तो हार्ड सरफेस ऑलवेज जो है सो
साउंड को बाउंस बैक कर देता है। हार्ड सरफेस ऑलवेज साउंड को क्या करता है, बाउंस बैक करता है। और ये जो बाउंस बैक करने की जो फिनोमिना है, साउंड को जो बाउंस बैक जो करता है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के दो लॉ हैं, जैसे कि बात करते हैं हम, ये हमारा हार्ड सरफेस है, हम बात कर लेते हैं ये हमारा हार्ड सरफेस है। अब साउंड हमारा यहाँ से क्रिएट हुआ, तो ये इंसिडेंट ऑफ साउंड है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो साउंड इस हार्ड सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक इस डायरेक्शन में हुआ, यानी कि साउंड जो डायरेक्शन, तो इसे हम रिफ्लेक्टेड साउंड कहेंगे। नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के टू लॉ हैं, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। और दूसरा लॉ कहता है क्या है, इंसिडेंट ऑफ साउंड और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनते हैं उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच जो एंगल बनेंगे उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंगल के, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड के नाम से जानते हैं। और दोनों ही आपस में, दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है पिछले क्लास में लाइट के टू लॉ, वैसे ही यहाँ भी साउंड के दे आर द टू लॉ ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के आधार पर बहुत ऐसे डिवाइसेस बनी हुई है, जैसे कि हम बात करते हैं मेगाफोन की बात करते हैं, बल्ब हॉर्न की बात करते हैं, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है, साउंड बोर्ड की बात करते हैं। ये सब जो सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के आधार पे काम करता है। और यही कारण है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। आप पहाड़ी के पास चले जाओ, और जब वहाँ चले जाओगे, जब अपनी नाम को तुम बोलोगे तो वो नाम 2 बार 3 बार आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है, साउंड जा रहा है पहाड़ी के पास, और वहाँ से जो सो टकरा करके फिर वापस लौट रहा है। और जब ये वापस लौट रहा है, उस साउंड को पुनः आप सुन पा रहे हैं, इसी को तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इको क्या होता है। इको का अर्थ है कि मैंने साउंड को, देखिए ये जो मैन है, ये जो ओल्ड मैन है हमारे, ये साउंड बोला, और ये साउंड जो है सो यहाँ पर हार्ड सरफेस पे आया और यहाँ पर टकराया। टकराने के बाद फिर ये वापस आया, और वापस आया तो ये फिर उस साउंड को सुन पाए। यही तो इको है, यानी हमारी बोली गई साउंड को किसी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद पुनः हमारे पास लौट के आता है, और उस साउंड को हम क्लियरली सुन पाते हैं, उसे हम इको कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा हम अपनी साउंड को नहीं सुन पाते हैं, कभी कभी ही सुन पाते हैं। तो कब सुन पाते हैं? तो इसके लिए कम से कम डिस्टेंस मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए डिस्टेंस जो है सो कितनी डिस्टेंस होगी तो हम उस साउंड को सुन पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड की स्पीड जो है सो लगभग कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। एयर में जो सो इसकी स्पीड कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। और साउंड जो हम सुन पाते हैं, जो एक साउंड और दूसरे साउंड के कम से कम मिनिमम डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं कि मैंने कुछ बोला और बोलने के बाद वो साउंड फिर वापस आएगा, तो उस साउंड को हमारा ईयर, हमारा कान तभी सुन पाएगा जब उस दोनों के बीच जो सो 1/10 सेकेंड का गैपिंग हो। यानी कि 1/10 कम से कम एक 1/10 सेकेंड बाद अगर वो साउंड वापस आता है, तभी हम उस साउंड को पुनः सुन सकते हैं, और नहीं तो उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमें जो सो साउंड की स्पीड पता है, तो साउंड की स्पीड, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड हमें पता है, साउंड की जो स्पीड होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितनी, कम से कम कितनी डिस्टेंस होगी तो हम उस साउंड को सुन पाएंगे। कम से कम कितनी डिस्टेंस होगा तो उस साउंड को हम सुन पाएंगे। तो हम बात करते हैं, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टाइम पता है कि सुनने के लिए कम से कम मिनिमम टाइम जो है सो 1/10 सेकेंड होनी चाहिए। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो D = 344/10 यानी कि 34.2 मीटर, यानी कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो है सो कितनी होनी चाहिए, 34.4 मीटर का होना चाहिए डिस्टेंस। अब देखते हैं हम, यानी कि कम से कम इस साउंड को यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ तक पहुँच के फिर वापस आने में इसकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 34.4 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए।
लेकिन ये डिस्टेंस जाने में लगेगा फिर आने में लगेगा, यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा इसका आधा होगा, यानी 70.2 मीटर का डिस्टेंस, 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए कम से कम, मिनिमम डिस्टेंस, तभी हम किसी साउंड को सुन पाते हैं। तो इको आपका क्लियर है। हाँ, और मैंने एक चीज़ और बताया है आपको कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं हम तो इसकी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि जल्दी वो वापस आ जाएगा। तो हम जो है सो इको जो है सो खास करके हॉटर डेज में जल्दी सुन पाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ जाता है, जल्दी से वो जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, तो पहले अर्लियर सुन पाएंगे, पहले सुन पाएंगे। लेकिन कोल्ड डेज में टेम्परेचर कम होने के कारण स्पीड जो होगा साउंड का वो थोड़ी कम होगी, और इस कारण जो है सो हम उस साउंड को थोड़ी लेट से सुन पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने नोट किया है कि एन इको हियर्ड सूनर इन द हॉट डे देन द कोल्ड डे। मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इस चीज़ों को हम फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करा है कि अ मैन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन एंड हियर्स द इको आफ्टर 4 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड अंडर दिस कंडीशन 330 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम अ मैन। यानी कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, और यहाँ पर माउंटेन है। अब ये आदमी ताली बजाता है, ताली की आवाज़ वो 4 सेकंड बाद पुनः वो सुन पाता है, यानी कि निश्चित रूप से 2 सेकंड उसे जाने में लगा आवाज़ माउंटेन के पास टकराया, और टकरा करके फिर वापस आया, तो वो आदमी यानी 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा। साउंड की स्पीड आपको पता है 330 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में साउंड जो ट्रेवल करती है वो कितना 330 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो 2 सेकंड इसको जाने में लगा, तो 1 सेकंड में अगर 330 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 2 सेकंड में कितना करेगा 660 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इसको हम फार्मूला से हम ऐसे बना सकते हैं कि टाइम निकालना है अगर डिस्टेंस, तो जाने में केवल कितना टाइम लगा, तो 2 सेकंड लगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी 330 इंटू 2, यानी कि 660 मीटर का डिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम कि रीवाइब्रेशन क्या होता है। देखिए, रीवाइब्रेशन की बात हम करते हैं तो रीवाइब्रेशन इको का ही फॉर्म है, लेकिन ये मल्टीपल इको होता है, और मल्टीपल बार बार इको क्रिएट होता है, और बार बार इको क्रिएट होने के कारण हम उस साउंड को क्लियरली नहीं सुन पाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे डीजे वगैरह में अगर होता है तो जब हेलो बोलता है तो बार बार हेलो 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 आता है, या कोई साउंड, बहुत सारी साउंड एक साथ जो है सो, और उस साउंड को हम सुन नहीं पाते हैं क्लियरली, यानी कि 1/10 सेकंड से पहले वो बहुत सारे साउंड चले आते हैं, तो हम उस अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि वो साउंड क्या है। तो इसे हम रीवाइब्रेशन कहते हैं। रिपीटेड होता है, बार बार साउंड रिपीटेड होता है। इस रीवाइब्रेशन को हम जो है सो से बचने के लिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम अगर कोई असेंबली हॉल में बैठे हुए हैं, बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ हम बोल रहे हैं, तो हमारी साउंड अगर बार बार अगर रिपीटेड हो रहा है तो उस साउंड को, हमारी वॉइस को हर लोग नहीं समझ पाएगा। तो हमें उसको रिवाइब्रेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड सरफेस होगा वॉल तो क्या होगा, साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, और जितने भी सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ऑब्जर्वर बनाते हैं। वॉल पे हम क्या क्या डालेंगे, सीलिंग पे, फ्लोर पे, ये सब को रिवाइब्रेशन से बचने के लिए हम जो सो सॉफ्ट चीज़ों को डालते हैं, कारपेट डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को डाल देते हैं जिससे साउंड जो है सो हमारा बाउंस बैक ना करें। तो यूज करेंगे हम, तो कारपेट डालते हैं, हेवी कर्टन्स डालते हैं, विंडोज पे पर्दे का यूज करते हैं, इससे जो सो रिवाइब्रेशन की कमी हो जाती है। आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। कमेंट जरूर करेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बना हुआ रहेगा, और हम और भी समय दे पाएंगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब मैं बात करता हूँ द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस। हम लोग सुन पाते हैं वो कौन सी रेंज का सुन पाते हैं साउंड। तो हम लोग जिस रेंज में साउंड को सुन पाते हैं उस रेंज को हम ऑडिबल साउंड रेंज के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन जिस साउंड के रेंज को सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन पाता है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1,000 हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 किलो हर्ट्ज होता है। अब है कि 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को हम नहीं सुन पाते, और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को भी ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे का साउंड होता है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, और हम लोग जो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को, इसे हम ऑडिबल साउंड रेंज कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से जो ग्रेटर साउंड होता है उसे भी हम नहीं सुन पाते हैं, इसे हम अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है यानी 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड है, वो साउंड की बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स ऐसा साउंड न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। वाइब्रेटिंग जैसे सिंपल पेंडुलम वगैरह है, अर्थक्वेक्स है, वेल्स है, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अर्थक्वेक वगैरह में जो सो क्या होता है, इंफ्रा बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं जैसे कि बात करते हैं एलिफेंट वगैरह है, वो सब इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस, जितने ह्यूज हैं वो सब इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंजिंग ऑफ द ह्यूमंस। अब हम देखते हैं आगे डॉग्स की बात करते हैं। डॉग जो सो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, और यही कारण है डॉग जो है सो लगभग 50,000 हर्ट्ज तक के साउंड को भी सुन पाता है। इसलिए डॉग के यूज जो हम डिटेक्टर के फॉर्म में करते हैं। पुलिस वगैरह जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होता है पुलिस हो जाती है। बैट्स है, मंकी है, कैट्स है, डॉल्फिन है, लियोपार्ड्स है, ये सब जो सो अल्ट्रासोनिक साउंड जो सो क्रिएट करता है। बैट्स तो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होता है, इसका लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो सो 1,20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को बैट्स जो सो बैट्स यानी कि जिसे हम चमगादड़ कहते हैं वो क्रिएट भी कर सकता है और सुन भी सकता है। बैट्स में समझो कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा हुआ होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है उसका। नाइट में जब वो चलती है, नाइट में भी शिकार कर लेती है हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण। जब साउंड जाता है और तुरंत स्पीडली वो वापस आ जाता है, तो जितना जल्दी वो आ जाता है इससे बैट्स को, चमगादड़ को पता चल जाता है कि हमारा जो शिकार है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो आसानी से शिकार कर लेता है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, इतना ज़्यादा हाई होती है कि ह्यूमन बींग्स की स्किन को पेंडेट वो कर सकता है। पेंडेट का मतलब होता है स्किन के अंदर घुस करके उस स्किन के जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं वहाँ तक वो पहुँच सकता है। इसकी यूज बहुत सारी यूजेज हैं इसके, हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण ऐसा होता है ह्यूमन बॉडी में। इसकी बहुत सारी यूजेज हैं। हम बात करते हैं इसकी यूज की, तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे क्रैक्स वगैरह हो गया, मेटल ब्लॉक्स हो गया, बिना डैमेज का हम उसमें अल्ट्रासाउंड पासेस करेंगे। अल्ट्रासाउंड जैसे तो क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण वो ऑब्जेक्ट में नीचे तक पेंडेट करेगा, और अगर वो पेंडेट करता है तो अंदर तक, अगर वो खोखला है, अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्रैक्स है, ये सब की जानकारी हमें मिल जाती है। अल्ट्रासाउंड यूज इंडस्ट्री टू क्लीन द हार्ड एंड द रिच पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंडस्ट्री में जो सो जो बड़े बड़े मशीन होते हैं उसके अंदर हम खोल करके उसे साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वेव अगर क्रिएट करते हैं तो अंदर की चीज़ों को भी हम सफाई वगैरह कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्री में अगर कोई पार्ट अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसे खोल करके हम फिर से असेंबल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो सो प्रॉब्लम होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड की मदद से, तो अगर हम पहले ही हम जान जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे किस एरिया में है, तो हम उसी स्पेसिफिक एरिया को हम उसे खोलेंगे और फिर से असेंबल, इस तरह हमारी टाइम की बचत होती है। अल्ट्रासाउंड जो सो इन मेडिकल क्षेत्रों में भी होता है, जैसे कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लिवर हो गया, गल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज है, किडनी है, यूट्रस है, हार्ट है, ये सब चीज़ों को डॉक्टर जो है सो अल्ट्रासाउंड की मदद से पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लेता है। अगर कुछ प्रॉब्लम पाया जाता है तो उसे सर्जरी के लिए वहीं पे ओपन करते हैं डॉक्टर। तो ये सभी यूजेज हैं हमारे अल्ट्रासाउंड का। और भी बहुत सारी यूज है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल क्षेत्र में की बात हम करते हैं तो यहाँ पर जो सो अल्ट्रासाउंड के यूज जो सो मॉनिटरिंग करने में कि हमारा जो फेटस है, अनबॉर्न जो बेबी जो होते हैं मदर की यूट्रस में, वो बेबी
किस हालात में है, उनकी पोजीशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, उसे जानने में अल्ट्रासाउंड की मदद से हम हेल्प लेते हैं। अल्ट्रासाउंड यूज टू ब्रेक द किडनी स्टोन, किडनी में जो स्टोन वगैरह हो जाता है उसे ब्रेक करने में, ब्रेक करके छोटे छोटे ग्रेन में उसे बदल देते हैं और फिर फ्लश कर यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर। बहुत सारे सबमरीन शिप जो बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज में होते हैं, उसमें एक एपरेटस यूज होता है जिसे हम सोनार कहते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार अल्ट्रासाउंड क्रिएट करता है। अल्ट्रासाउंड क्रिएट करने के कारण जो है सो ये काफ़ी स्पीड से अर्थ सी बेड तक पहुंचता है और सी बेड से फिर वापस आता है। तो सी बेड से जब वापस आएगा तो जाने और क्योंकि हमें वाटर की स्पीड पता है और जाने और आने का टाइम भी पता है, तो हम जो सो सी बेड की यानी कि समुद्र की गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, इस चीज़ को हम जान जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का यूज हम करते हैं। तो बहुत सारे यूजेज आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सोनार के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। यहाँ पर एक पिक्टोरियल के माध्यम से हम देखते हैं सोनार को कि सोनार क्या है। सोनार एक डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही लगे होते हैं सोनार में। ट्रांसमीटर का काम होता है कि अल्ट्रासाउंड क्रिएट करना। ट्रांसमीटर जो है सो अल्ट्रासाउंड को क्रिएट करता है, यहाँ से क्रिएट करेगा अल्ट्रासाउंड। जब ये क्रिएट करेगा तो ये नीचे तक पहुँचेगा जहाँ इसकी जो धरातल है, जो ज़मीन है, ज़मीन तक पहुँचता है और इस हार्ड सरफेस से ये टकराने के बाद फिर ये वापस लौटता है। तो हमें जो है सो साउंड का स्पीड पता होता है, वाटर में क्या है, हमें टाइम पता है कि इसको जाने में और आने में कितना टाइम लगा। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो इसकी गहराई को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये रिसीवर है, ये साउंड को फिर रिसीव करता है, कितना टाइम लगा, और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी गहराई जो है सो कितनी है। एक साथ जो है सो बहुत सारे साउंड वेव क्रिएट होते हैं और ऐसा नहीं कि सभी साउंड वेव एक साथ ही आते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन हम लोग जो है सो एवरेज टाइम निकाला जाता है कि एवरेज टाइमिंग सभी साउंड वेव को, सभी रे को आने में एवरेज टाइम क्या लगा। और इस तरीके से टाइम और स्पीड पता हो तो हम आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी कि समुद्र तल की जो गहराई है उसे हम निकाल लेते हैं सोनार की मदद से। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है, उसे हम लोग देखते हैं। अ सोनार डिवाइस अटैच्ड टू अ शिप sends ultrasonic wave in the sea. These waves are reflected from the bottom of the sea. If the ultrasonic waves take 4 seconds to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship in the form of echo, what is the depth of the sea? यानी सी का डेप्थ में निकालना है। वाटर में साउंड की स्पीड दिया हुआ है कि 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड है। जाने में मतलब टाइम जो कंज्यूम करता है वो 4 सेकेंड, यानी जाने और आने दोनों में ही 4 सेकेंड। तो टाइम जो है सो अगर हम बात करते हैं केवल जाने में टाइम कितना लगा तो 2 सेकेंड लगा। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस यानी कि साउंड हमें उस समुद्र की डेप्थ निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड आपका 1500 मीटर पर सेकेंड है और आपको डिस्टेंस कितना लगा, आपका 2 सेकेंड लगा, तो 3000 मीटर, यानी कि उस समुद्र की जो डेप्थ है टोटल वो 3 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इसकी विशेषता क्या होता है। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लाउडनेस होता है, पिच होते हैं, क्वालिटी होते हैं। क्वालिटी को हम टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। हम बारी बारी से देखते हैं लाउडनेस क्या है। हम जितना लाउडनेस यानी कि हमारी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं। लाउडनेस की बात करते हैं कि यानी कि जितना ज़्यादा हम एनर्जी क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। साउंड जो है सो किस पे डिपेंड होता है, तो हमारे एनर्जी के डायरेक्टली पर, जितना ज़्यादा हम एनर्जी लगा के बोलेंगे उतना लाउड होगा। जितना लो एनर्जी से बोलेंगे उतना हमारा लाउडनेस कम होगा। यानी लाउडनेस जो सो प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। जितना अधिक हम एनर्जी निकालेंगे बड़ी से उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। और ये जो लाउड एनर्जी जो सो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जितना ज़्यादा मुंह खोल के बोलेंगे
मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बोलूँ मुंह खोल के जितना ज़्यादा बोलूँगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा हमारा, उतना अधिक इसकी लाउडनेस जो सो बढ़ जाएगी। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। लाउडनेस को मेजर डेसिबल में करते हैं, स्मॉल डी और कैपिटल बी से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं पिच। पिच की बात हम करते हैं तो पिच जो है सो हर पर्सन का अलग अलग होता है। हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल की पिच और फीमेल की पिच अलग अलग होते हैं। आप अपने घरों में आप बहुत सारे अपनी मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर का आवाज़ जब सुनेंगे तो दोनों का पिच जो है सो आप पहचान जाएंगे कौन महिला का आवाज़ है, कौन पुरुष का आवाज़ है। आप टेलीफोन पे भी अननोन पर्सन प्लेस पे भी अगर आवाज़ सुन पाते हैं तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, नहीं ये मेल का आवाज़ है, ये फीमेल का आवाज़ है। कैसे? तो ये पिच के कारण, क्योंकि सेम लाउडनेस होती है लेकिन पिच अलग अलग होता है। पिच जो डिपेंड करता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा वो हाई पिच कहलाता है। तो फीमेल की फ्रिक्वेंसी जो सो ज़्यादा होता है और इसलिए फीमेल को हम हाई पिच कहते हैं, और मेल की फ्रिक्वेंसी जो सो कम होती है इसलिए लो पिच कहलाता है। कारण क्या होता है इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और कम होने का, कि मेल में जो है सो एक समय के बाद जो सो गर्दन के नीचे जो लाइडनेक्स जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के कारण जो सो इसके लो पिच हो जाते हैं। आप देखिए गर्दन के नीचे जो सो एडम एप्पल्स आ जाते हैं, और एडम एप्पल्स होने के कारण वो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कमेगा। बड़ी चीज़ों में फ्रिक्वेंसी कम जाएगी, वाइब्रेशन कमेगा। जबकि फीमेल में जो है सो एडम्स एप्पल्स जो सो नहीं निकलते हैं, जिस कारण इसकी फ्रिक्वेंसी जो सो ज़्यादा होता है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है उसे हाई पिच कहते हैं। हाई पिच वाले साउंड जो सो ज़्यादा स्ट्रिलनेस साउंड होते हैं, ज़्यादा मीठा होता है, जबकि लो पिच वाला साउंड मीठा नहीं होता है उतना, जो कि आप विशेष रूप से आप लोग समझ पा रहे हैं, ये तो देख भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी का। क्वालिटी क्या होता है? आप देखेंगे कि क्वालिटी की बात हम करते हैं, क्वालिटी अलग अलग होते हैं। लाउडनेस सेम रहेगा, पिच भी सेम रहेगा, लेकिन क्वालिटी अलग हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एक्टर का सॉन्ग है, सेम वॉल्यूम पे है, सेम पिच है, लेकिन अलग अलग आर्ट सिंगर के द्वारा अगर उसी गाने को अगर गाया जाता है तो हर लोगों का क्वालिटी चेंज हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्वालिटी चेंज क्यों हो जाते हैं? तो क्वालिटी जो डिपेंड करता है वो साउंड वेव के शेप पे डिपेंड करता है कि साउंड वेव का शेप कैसे बन रहा है, कैसा बन रहा है वेव। तो हर लोग जब अपनी फ्रिक्वेंसी को निकालते हैं, वाइब्रेशन जो होती है, तो उसकी शेप जो सो अलग अलग फॉर्म हो पाता है, और अलग अलग शेप फॉर्म होने के कारण इसकी क्वालिटी जो सो चेंज हो जाती है। तो ये आपने देखा